तो जो भी जो इस बार मेटी का एग्जाम देने वाले हैं और आप भी नॉन हिंदी लिए हुए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी को इसमें हम ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्ट के दोनों क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि आपके मेट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि जो भी इसने अभी तक नॉन हिंदी का मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों पहला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर भी हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल जाएगा और ईदगाह तक कैसे चला जाएगा। ठीक है, यानी ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी कि उसके पास एक नंबर में तो बहुत ही गरीबी थी, उसके घर में एक दाना भी नहीं था पकाने के लिए, और हामिद अकेले 3 कोस तक पैदल कैसे ईदगाह तक जाएगा, इस चीज़ को लेकर अमीना काफ़ी उदास थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा लाना पसंद करता है, ऐसा क्यों। आपकी मीठी एग्जाम में तो 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद के सोचा मिठाई में केवल जिला मिठाई में केवल थोड़ा सा स्वाद आता है, ठीक है, जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने में तो मिट्टी के बने होते हैं, जिस पर पानी पड़ते हैं उसके रंग उड़ जाते हैं, ठोकर लगते ही टूट जाएंगे, लेकिन चिमटा ना ही टूटेगा ना ही फूटेगा और ये दादी को काम ही आएगा। दादी को रोटी सेकने के लिए दादी को रोटी सेकते समय उनकी उंगलियां जल जाएगी, अतः यह बहुत उपयोगी होगी कि यह सब बातों को सोचकर हामिद ने चिमटा को पसंद करता है। अगला सवाल कुछ में 3 दिया गया है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आपकी मेला जाने से पहले कि हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सब कुछ ले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अगला सवाल कुछ नंबर 4 दिया गया है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि मेले में चिमटा खरीदने के पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगे। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक का दाम तो 2 पैसे हैं और सभी खिलौने भी तो नहीं ले सकेंगे। फिर भी मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हमारे हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, यानी टूट जाएंगे। पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते हैं उसके मन में यह विचार आता है कि दादी के पास चिमटे नहीं हैं। तवे में रोटियां उतारते समय उनके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा ना तो दादी बहुत ही खुश हो जाएगी, उससे उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने के लेकर व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। अगला सवाल चलिए हम आप सभी को फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को दिखा देते हैं। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में प्रयोग करने की बात कही है। ये दोस्तों आप बता दें कि हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मजीरे तथा खिलौने को जान निकलने वाला हथियार के रूप में प्रयोग करने की बात कही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे। ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगती है, इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 3 विशेषता में लिखेंगे कि यह चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है। यह कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बन गया है। यह कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। यह कहानी सुखांत एवं इत्यादि है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि चिमटा को देकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि चिमटा देकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। एक तो यह था कि लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना ही कुछ खेलने का सामान लाया है, ये चिमटा क्यों ले आया है। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगली तवे में जल जाती है इसलिए मैंने इसे ले आया दादी, ये भाव बदले। तो दूसरे भाव में दादी ने सोची हामिद में कितना बड़ा त्याग, सद्भाव और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देखकर अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो विशेषता तो हम आप सभी को पहले ही बता दी हैं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगला जो काफ़ी भी क्वेश्चन है हमारा कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा गया। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि बाल गोविंद भगत का बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडम्बरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह में नहीं होता था। यदि कोई जाट जूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता हो। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या
कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। चलिए हम आप सभी को फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी। तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटू की मृत्यु पर विलाप करते तो नहीं दिखे, बल्कि मग्न होकर गीत गा रहे थे। उनकी भावना वह चरम उत्कर्ष पर था कि जो अपने पदों से कहते थे, आनंद बनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया है। उसकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि क्या आपको कर्मवीर कैसे साबित करेंगे, या इस तरीके से बोला जाएगा कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे। मेट्रिक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि निर्भीक बनकर, भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थी बनकर, काम से उबकर नहीं, बल्कि भयंकर से भयंकर काज को दृढ़तापूर्वक करके। समय बहुमूल्य होता है, अतः काम के समय इधर उधर की बातें ना करके समय नष्ट नहीं करूँगा। मैं सतत प्रयत्नशील बनकर सभ्यता और विज्ञान की उन्नति में लगा रहूँगा। अगला सवाल कुछ मैं दो दिया गया है कि कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हो गई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। ये भी सवाल 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि कवि की कामना का मूल ये है कि परहित सरिस धन नहीं भाई, अर्थात मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। यदि कामना को संसार बेहतर बन सकता है, कवि के अनुसार जीवन को केवल एक ही उद्देश्य नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने को विषय वासनाओं में संलग्न कर दे, अपितु निष्कपट होकर परहित साधना में मन लगाएं। सबसे बड़ी भगवत भजन ये है कि हमें सदा बहुजन हिताय की भावना लगाएं। यदि सबसे बड़ा भगवत भजन ये है कि हमें सदा बहुजन हिताय की भावना को लेकर चलना चाहिए, इसे मानवता का कल्याण छिपा है और संसार के विश्व बंधुत्व आ सकेगा। अगला सवाल है कि यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप कैसे मांगेंगे। ये आपको मेट्रिक एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि बुराई से बचने की दुआ मांगेंगे, नेक राहों पे चलने की दुआ मांगेंगे, मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों बेहदों से मोहब्बत करने की क्षमता मांगेंगे और उजाला फैलाने की क्षमता मांगेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात को आप कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि इस प्रश्न के उत्तर में गांधी जी के विचार से सहमत हूँ। उन्होंने कहा था कि अपनी प्रशंसा में ईश्वर के लिए कहा है कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता उसे बेच दिया था। तो ये भी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि खेमा के पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व को मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को बेच दिया था। उसमें एक खेमा भी था, उसका नाम भूला कारण था या गरीबी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को परीक्षा करने के लिए क्यों कहते थे। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे कि यह अल्फाज है गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के, जो 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति में कूद पड़े थे। उन्होंने इसी समय स्नातक की पढ़ाई छोड़ी थी। साथ ही दरभंगा जिला, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों में सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार करने की प्रेरित करते थे। उसी समय प्रधानाध्यापक का मना करने पर भी उन्होंने कहा था कि मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो तात्पर्य है कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति तक। अगला सवाल कुछ नंबर 7 दिया गया है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में जाना पड़ता था। कॉलेज आना जाना एवं कठिन काम था। वे घर के एक घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने गांव पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंच जाते थे और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या शाम को लौटते थे। इस तरह नित्य 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पढ़ाई जारी रखे थे। उसके बाद में अगला सवाल है जननायक कर्पूरी ठाकुर से ही कि कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन से कार्य करने में आनंद मिलता था। ये भी 2017 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि बचपन में कर्पूरी ठाकुर को खेल कूद तथा गाय तथा अन्य पशुओं को चराने, दौड़ने और तैरने में बहुत ही मज़ा यानी आनंद आता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीत गाने और गांव में मंडली को डफली बजाने में आनंद मिलता था। इसके बाद इससे परे राजनीतिक राज सेवा उनका कार्य क्षेत्र था, जिसमें मन लगाया करते थे।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि मनुष्य का जीवन केवल इसलिए नहीं हुआ है कि धन संपत्ति का अर्जन किया जाए, कमाया जाए, सुख प्राप्त किया जाए। धर्म या दर्शन के क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां का मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह विज्ञान विद्वता और वैज्ञानिक खोज के लिए गहन चिंता की आवश्यकता है। अतः एक सच्चे कर्मवीर के रूप में देश के सच्चे सपूत बनने के लिए बुद्धि विद्या और धन की तरक्की करूँगा। मैं सच्चा कर्मवीर बनकर देश की कल्याण के लिए काम करूँगा। तो चलिए हम आप सभी को तो बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके अलावा ये सब आपको याद कर लेना होगा कि पीपल के पेड़ से में क्या क्या लाभ है, या उसके बाद में इसको भी याद कर लीजिएगा कि कनक और धतूरा में क्या अंतर है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और चलिए हम आप सभी को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं जो कि आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम आप सभी को फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है। दोस्तों आप समझा दें कि मुहर्रम गम का त्यौहार है, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप गम। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं जो कि आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, चुनौती बच्चों को बना देती है। तो चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, यानी काफ़ी ही मजबूत बना देती है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप परिपक्व। चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो महमूद ने जो खरीदा था वो सिपाही खिलौना खरीदा था, और हामिद ने चिमटा खरीदा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, खिलौने किस चीज़ के बने होती हैं। तो खिलौने मिट्टी के बने होती हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप मिट्टी। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि कलम का जादूगर किनका उपन्यास है। कलम का जादूगर रामबिनिक्स बेनीपुरी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना किए थे। तो बाल गोविंद भगत जो है वो विद्या की क्या है, तो ये है रेखा चित्र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन हैं। तो बाल गोविंद भगत के जो रचनाकार हैं वो रामबिनिक्स बेनीपुरी हैं। अगला सवाल, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। तो बाल गोविंद भगत के एक बेटे थे, जिसकी मृत्यु पर बाल गोविंद भगत काफ़ी ही गीत गाया करते थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कौन था। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो काफ़ी ही बुद्धिमान था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की क्या विद्या है। तो हुंड्रू के जो जलप्रपात हुई एक प्रकार की यात्रा वृतांत है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, यात्रा वृतांत। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ये आपके मेट्रिक एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप झारखंड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ठेस कहानी में डॉट डॉट के लोक संस्कृत का वर्णन है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप मिथिलांचल। उसके बाद में अगला सवाल कुछ में 13 दिया गया है, लोग उनको बेकार नहीं बल्कि डॉट डॉट समझते हैं। तो लोग उनको बेकार ही नहीं बल्कि बेकार भी समझते हैं। अगला सवाल है कि सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है। तो सिरचन को चीक बनाने के लिए बुलाया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी लिखेंगे आप। अगला सवाल है कि अशोक के शस्त्र त्याग पाठ की क्या है। तो यह एक प्रकार की एकांकी है। अगला सवाल है कि अशोक का शस्त्र त्याग किनकी रचना है। तो अरुण कमल की रचना है। ठीक है, आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। तो हमको थोड़ा यहाँ इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 16 में चूँकि अरुण कमल के द्वारा खुशबू रचते हैं हाथ नमक कविता लिखा गया, तो इसका क्या सही जवाब होगा आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगला सवाल कि पद्मा का संबंध किससे है। पद्मा का संबंध कालिंग युद्ध से है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप। अगला सवाल है, अशोक डॉट डॉट का सम्राट था, यानी अशोक कहाँ का सम्राट था। तो ये मगध का सम्राट था। अगला सवाल क्वेश्चन 19 दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो ये धर्मपाल ने किया था। उसके बाद में क्वेश्चन 20 दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप बिहार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विक्रमशिला पाठ की विद्या है। तो विक्रमशिला पाठ की एक प्रकार की निबंध है। अगला सवाल कि दीदी की डायरी पाठ की क्या है। तो ये एक प्रकार की डायरी है। अगला सवाल है कि संजू डॉट डॉट वर्ष की है। तो संजू 8 वर्ष की है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप 8 वर्ष। उसके बाद में अगला सवाल, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिलती है। तो ये महात्मा गांधी से मिलती है। अगला सवाल है कि दीनबंधु निराला पाठ की क्या है। तो ये एक प्रकार की निबंध है। अगला सवाल है कि दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा जाता है। तो निराला जी के साथ दीनबंधु जोड़ा जाता है। अगला सवाल कि हौसले की उड़ान पाठ की क्या है। तो हौसले की उड़ान पाठ की निबंध है। अगला सवाल है कि जैनब खान किस ज़िले से हैं। तो जैनब खान जो है वो शिवहर ज़िले से हैं।
अगला सवाल क्वेश्चन 29 दिया गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन सी यानी 5। अगला सवाल है कि घी जो है घी क्या है, तो आप सभी को बता दें कि द्रव्यवाचक संज्ञा के मतलब ही होता है कि जिस संज्ञा को गिनती नहीं किया जाता है, मापा या तोला जाए किंतु गिनती ना किया जाए, वैसे संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जी, घी, मोती, पानी, दही, तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अगला सवाल है वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो वचन के 2 प्रकार होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 की नारंगी का बहुवचन क्या होगा। नारंगी का हो जाएगा नारंगियाँ। अगला सवाल है कि मैं 33 के लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 3 भेद होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कुछ में 34 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो थकान एक प्रकार का स्त्रीलिंग वर्ड है। अगला सवाल क्वेश्चन 35 में कि दुनिया का लिंग निर्णय क्या होगा। दोस्तों दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, क्वेश्चन का सही जवाब आप लिखेंगे स्त्रीलिंग, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। गंगा का लिंग निर्णय क्या होगा। गंगा एक प्रकार की स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है नींबू का लिंग निर्णय क्या है, तो दोस्तों नींबू पुल्लिंग है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाएगा विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप 4। अगला सवाल है 39 कि 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है, तो ये परिणामवाचक विशेषण है। अगला है 4 लड़के कौन सा विशेषण है, तो देखिए यहाँ पे 4 लड़के का नाम आया है, तो यहाँ पे संख्या आ गया 4, तो ये है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाच के कितने भेद होते हैं, तो इंग्लिश में होते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में होते हैं 3। अगला सवाल है जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगला सवाल है कि सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सांप का जो होता है भुजंग होता है, सर्प होता है और उरग होता है, तो यहाँ पे आपका उरग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 44 दिया गया है बाल गोविंद भगत किसका बेटा था, यानी बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो कैसा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर सुस्त हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 45 की बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो उनके बेटों की संख्या 1 है। हुंटू का पानी डॉट डॉट की तरह चटक रहा था, चक्कर काट रहा था, तो हुंटू का पानी सांप की तरह चक्कर काट रहा था। अगला सवाल है स्वर्ण रेखा डॉट डॉट एक है, तो स्वर्ण रेखा क्या है, तो एक प्रकार की नदी है। लातों के भी बातों से नहीं मानते हैं, लोकवक्ति को सही अर्थ क्या होगा, तो दुर्जन लोग बिना दंड खाए नहीं मानते हैं। अगला सवाल है कि रुआसा होना के लिए एक मुहावरा क्या होगा, तो रुआसा होने का मतलब होता है मुंह लटकाना। उसके बाद दिया गया पुरुलिया रोड में हुंटू की दूरी कितनी है, तो वो है 13 मील। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नॉन हिंदी का जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए